जय माता दी फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे एक शॉर्ट स्टोरी की जिसके राइटर हैं एक रशियन राइटर लियो टॉल्स्टॉय। इस शॉर्ट स्टोरी का नाम है गॉड सीज द ट्रूथ बट वेट्स। कि मतलब भगवान सच्चाई तो सामने लेकर आता है, सच्चाई देखते भी हैं, लेकिन वक्त लगता है। अब हम इस शॉर्ट स्टोरी को डिस्कस करने से पहले बात कर लेते हैं कैरेक्टर्स की। तो कैरेक्टर्स कुछ ज़्यादा नहीं है, 2 कैरेक्टर्स हैं जिनके नेम बताए गए हैं। बाकी और भी इंट्रोड्यूस होंगे कैरेक्टर्स, लेकिन उनके नाम नहीं बताए गए हैं इसमें। एक तो है इवान डिमिट्रिच एक्सिनोव और दूसरा है माकर सिमियोनिक। तो हम यहाँ पे बात करेंगे कैरेक्टर्स को, एक इवान बोलेंगे और दूसरा जो कैरेक्टर है वो माकर है। अब इसमें हम ये देखेंगे कि किस तरीके से एक जो पर्सन है वो सफ़र करता है जबकि उसकी कोई मिस्टेक नहीं है और कोई छोटी मोटी सफरिंग नहीं है। यहाँ पे 26 ईयर्स की सफरिंग है। एंड दिस शॉर्ट स्टोरी वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1872। तो हम शॉर्ट स्टोरी की बात कर लेते हैं, जिसमें कि जैसा कि मैंने बताया कि एक पर्सन को जेल में भेजा जाता है जबकि उसकी कोई गलती नहीं होती है उस चीज़ के लिए। और वो किस तरीके से वो जो इंसान होता है इवान, वो अपना फेथ जो है वो गॉड में रखता है कि जो गॉड है वो मुझे ना कभी इंसाफ दिलवाएंगे। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग शॉर्ट स्टोरी है। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं हमारी शॉर्ट स्टोरी को। एक रशियन टाउन है जिसका नाम व्लादिमीर है। इसमें जो इवान है वो रहता है, एक बहुत ही सक्सेसफुल मर्चेंट है, अपनी वाइफ और बच्चों के साथ रहता है। एक बार क्या होता है समर्स में कि जो इवान है वो निजी फेयर में जाना चाहता है। इस फेयर में कुछ अपने गुड्स वगैरह बेचने के लिए, जैसा कि मैंने बताया वो एक मर्चेंट है। अब इवान जो है ये बात अपनी वाइफ से कहता है, लेकिन उसकी वाइफ जो है वो उसे मना कर देती है कि तुम्हें उसमें नहीं जाना चाहिए, उस फेयर में नहीं जाना चाहिए। इवान की पूछने पर कि मुझे क्यों नहीं जाना चाहिए, तो वो कहती हैं कि मैंने एक ड्रीम देखा था रात को कि उसमें इस तरीके से कि वो अच्छा नहीं था, कि मैं वो इस चीज़ ऐसा मुझे नज़र आया था कि आपने जैसे कि कैप पहन रखी है, एक नाइटमेयर देखा था मैंने, और उसमें आपने कैप पहन रखी थी और जब आपने वो कैप उतारी तो मैंने देखा कि आपके हेयर जो है वो ग्रे हो चुके हैं। तो जो इवान है वो हंसने लग जाता है कि ऐसा कुछ नहीं है, तुम मेरे लिए कंसर्न हो इसलिए है, और कुछ भी नाइटमेयर नहीं है। मे बी ये एक साइन ऑफ लक हो, कि ऐसा भी तो हो सकता है कि ये अच्छा हो ये ड्रीम। तो वो मानता नहीं है उसकी बात और वो निकल जाता है फेयर में जाने के लिए। अब वहाँ पे वो टाउन से निकल जाता है और इवान को क्या मिलता है, एक फेलो मर्चेंट मिलता है जो कि उसके साथ में वहीं उसी इन में रुकता है जहाँ पर इवान रुकता है। वो इवान के साथ में वो दोनों जो पर्सन होते हैं, वो दूसरा पर्सन होता है, वो भी एक मर्चेंट होता है। तो वो साथ में चाय पीते हैं और वो सो जाते हैं। उनके जो रूम्स होते हैं वो अडजॉइनिंग होते हैं। अब जो इवान है वो सुबह जल्दी उठ जाता है और जल्दी उठकर अपने हॉर्सेस और कोचमैन को लेकर, और सुबह के जो भोर का टाइम होता है उसी में वो निकल जाता है। वो 25 मील दूर पहुंचता है कि उसे ऐसा लगता है कि मेरे हॉर्सेस भी थक गए होंगे, तो मुझे थोड़ा आराम करना चाहिए। तो वो पूरा जो वो दिन होता है उस टाइम पे, तो वो वहां पे रुकता है जहां पर हॉर्सेस को रेस्ट करवाने के लिए। वहां पर क्या होता है कि 2 सोल्जर्स आते हैं और वो आकर उससे कुछ क्वेश्चन करने लग जाते हैं इवान से। इवान जो है उसको समझ में नहीं आता कि ये इस तरीके से मुझसे क्यों इंटेरोगेट कर रहे हैं। वो उससे पूछते हैं कि जिसके साथ तुम रुके थे कल रात को जिस इन में, उससे तुम्हारा क्या रिलेशनशिप है, जिसके साथ तुमने चाय पी थी, और इस तरीके की वो बातें करने लग जाते हैं। अब उसको ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो बहुत अच्छा म्यूजिक भी बजाता है। तो वो अपने म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट के साथ में था इवान जो था। अब उसे समझ में नहीं आ रहा है ये मुझे इंटेरोगेट क्यों कर रहे हैं। उसको ये पता चलता है उन सोल्जर्स से कि जो मर्चेंट है जिसके साथ वो लास्ट नाइट को था इनमें, वो मर चुका है और उसका गला काट कर मारा गया है। तो वो जो 2 रूम्स वो नेक्स्ट टू ईच अदर थे, कि मतलब वहीं पे वो उसी के साथ में टाइम स्पेंड किया था, फिर साथ में उनके रूम्स थे। तो उस जो सारा शक है पुलिस का वो पूरा इवान पे चला जाता है
इवान जो है वो मतलब बहुत ज़्यादा डर जाता है कि इस तरीके से मतलब मेरे ऊपर क्यों शक कर रहे हैं, जबकि मैंने तो कुछ किया ही नहीं। उसे तो यहाँ तक कि ये सब कुछ पता भी नहीं होता है कि उसका मर्डर हो चुका है। अब वहां पर क्या होता है कि वो लोग जो ऑफिसर्स होते हैं वो सर्च करने लग जाते हैं उसकी जो बिलोंगिंग्स हैं इवान की। तो उसमें एक नाइफ मिलता है जो जिसपे ब्लड लगा हुआ है। तो अब उसको समझ में नहीं आता है कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। उसको इन सब चीजों का कोई आइडिया नहीं होता है कि ये सब कुछ कहाँ से आया है। अब क्या होते हैं कि जो ऑफिसर्स होते हैं वो इवान को पकड़ लेते हैं। वहां पर उसकी वाइफ आती है जेल में उसको विजिट करने के लिए, और मतलब वो बहुत दुखी होती है, ऑलमोस्ट फेंट। तो कि किस तरीके से ये सब कुछ हो गया, और वो अपने हस्बैंड को इस तरीके से क्रिमिनल की ड्रेस में देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। उनके पास कोई भी आइडिया नहीं होता है। तो इवान को ऐसे लगता है कि अगर हम जार से बात करेंगे, क्योंकि ये रशिया में उस टाइम जो किंग होता था उसको जार बोलते थे, तो जार से हम अगर बात करें तो जार हमारी हेल्प कर सकता है अगर हम पेटिशन करें उनसे। तो उनकी वाइफ कहती है कि मैंने पहले से ही ये सब कुछ करके देख लिया है लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ है। तो वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। और उसके बाद में उसकी वाइफ भी उससे पूछती है कि क्या तुमने ये मर्डर कमिट किया है। तो मतलब इससे इवान को बहुत दुख पहुंचता है कि उसकी वाइफ ही उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रही है। तो उसको बहुत बुरा लगता है। वो जो है वो रोना स्टार्ट कर देता है। उसकी वाइफ भी उसके ऊपर भरोसा नहीं करती है। तो उसको ऐसा लगता है कि सिर्फ अब एक गॉड ही है जो मेरी हेल्प कर सकता है, और मुझे गॉड को ही अपील करना पड़ेगा कि मतलब जब आप चाहोगे तभी मेरी जो सच्चाई है वो सामने आएगी, अदरवाइज मुझ पे कोई भी ट्रस्ट नहीं करेगा इस टाइम पर। तो वो अपना जो पूरा फेथ है वो गॉड में लगा देता है कि मेरा अब फेथ गॉड में ही है। और वो अपने जो भी उसको सजा मिलती है उसको एक्सेप्ट कर लेता है। उसको साइबेरियन माइंस में भेजा जाता है, साइबेरिया की जेल में भेजा जाता है। यहाँ पे बहुत ठंड होती है, और वहां पर वो ऐसी चैलेंजिंग कंडीशन में वहां पर रह रहा होता है। वहां पर रहते रहते उसको ये रहता है कि सिर्फ मुझे गॉड पे ट्रस्ट है और गॉड मेरी हेल्प कर सकते हैं, अब मेरी कोई हेल्प नहीं कर सकता। वहां पर रहते रहते साइबेरिया की जेल में जो इवान है वो एक बहुत ही अच्छा इंसान बन जाता है। हॉली बुक्स वगैरह पढ़ता है, उसका कैरेक्टर बहुत अच्छा होता है, और जो अदर जो प्रिजनर्स हैं वो उसको एज ए फेयर मैन देखते हैं। अब जैसा कि आप देख सकते हो कि वो पहले काफी हैंडसम होता है, और बाद में 26 ईयर्स हो चुके हैं उसे इस जेल में रहते हुए। तो उसके जो बाल हैं वो वाइट मतलब ग्रे हो जाते हैं, उसकी जो बियर्ड है वो बढ़ जाती है। वो अभी काफी डिफिकल्टी से चलता है, और अपनी लाइफ से उसको कोई ऐसा लगता भी नहीं है कुछ ड्रीम होगा, कभी हंसता नहीं है, इस तरीके का उसकी पर्सनैलिटी हो गई है। लेकिन एक वो बहुत ही शांत स्वभाव का एक ओल्ड मैन है इस टाइम पे। देन क्या होता है कि वो सिर्फ प्रेयर्स वगैरह करता है, प्रिजनर्स हैं वो भी उसे काफी अच्छा मानते हैं। एक बार क्या होता है कि बहुत सारे जो नए जो कुछ और प्रिजनर्स होते हैं उनको साइबेरिया की जेल में लाया जाता है। तो उनमें से एक इंसान होता है माकर। अब ये जो होता है वो सेम एज का होता है जितना इवान होता है, सेम टाउन से आया हुआ होता है। जब बातें होती हैं और जब वो खुद को बताता है मागर कि मैं व्लादिमीर से आया हूँ, तो एकदम से इवान को ऐसे लगता है कि शायद ये वो इंसान है जो कि मेरी हेल्प कर सकता है मेरी फैमिली के बारे में जानने के लिए। क्योंकि इन 26 ईयर्स में इवान को कुछ भी नहीं पता होता अपनी फैमिली के बारे में कि वो कहाँ पर हैं, कैसे रह रहे हैं। तो वहां पर वो उससे पूछता है कि क्या तुमने कोई एक्सकिनो नाम की एक फैमिली को के बारे में सुना है, अगर तुम व्लादिमीर में रहते हो तो माकर ने कहा हाँ वो रिच हैं, क्योंकि इवान के पास एक अपना घर होता है, इनकी 2 शॉप्स होती हैं, तो ऑफ कोर्स ये ठीक थे इनकी जो इकोनॉमिक कंडीशन थी। तो माकर भी वही कहता है कि वो रिच हैं, लेकिन उनकी जो वो जो पर्सन है वो तो जेल में है, उनकी वाइफ जो है वो मर चुकी हैं। तो ये सब कुछ सुनकर उसको बहुत दुख होता है। अब यहाँ पर वो आने के बाद में माकर जो है वो बात करता है अदर प्रिजनर से कि उनको यहाँ पर क्यों लाया गया है। सब आपस में ऐसे बातें कर रहे हैं। तो माकर भी बताता है कि उसे इस जेल में इसलिए लाया गया है क्योंकि उसको एक मतलब सस्पेक्ट के तौर पे ही लाया गया है कि वो एक घोड़ा चुरा रहा था, लेकिन वो एक्चुअल में उसको बोरो किया था, ना कि उसने चुराया था।
तो इस तरीके की वो बात करता है उनके साथ में कि मुझे इस चीज के लिए जेल में लाया गया था जो काम मैंने किया ही नहीं है। तो यहाँ पे ये जो आयरनी है वो ये चीज दिखाई गई है कि इससे भी पहले उसने जो बुरा काम किया है उसके लिए उसे इस जेल में लाया गया है, ना कि वो घोड़े वाली कंडीशन के लिए कि उसने कोई हॉर्स चुराया है या बोरो किया है इस चीज के लिए। तो गॉड जो करता है वो एकदम सही करता है सही टाइम पर। तो यहाँ पर इस चीज को दिखाया गया है। तो वो ऐसे कहता है कि इससे भी पहले मैंने इतना वर्स्ट किया था उसके लिए मुझे कोई जेल नहीं हुई थी, लेकिन अब मुझे इस चीज के लिए जेल हुई है। अब इस चीज के लिए इवान जो था उसको ये सस्पेक्ट हो जाता है कि यही वो इंसान है जिसने मुझे इस तरीके से फ्रेम कर कर फंसाया था। वो माकर से कुछ क्वेश्चंस वगैरह करता है कि और अपने जैसा कि व्लादिमीर के बारे में पूछता है, अपनी फैमिली के बारे में पूछता है और भी कुछ चीज़ों के बारे में पूछता है, क्योंकि इवान को सस्पेक्ट हो जाता है कि ये वही इंसान है। और वो जो इवान है वो उसके बाद में उससे कुछ ज़्यादा बात नहीं करता है। जैसा ही उसे शक होता है कि मतलब इसने मेरे साथ में ऐसा कुछ किया, वो पहले तो स्टार्टिंग में तो वो सोचता है कि मुझे रिवेंज लेना चाहिए, लेकिन नहीं, बाद में वो सोचता है कि नहीं, मुझे इससे दूर ही रहना चाहिए। इनफैक्ट वो माकर की तरफ देखता भी नहीं है, जेल में रहते हुए उसको इग्नोर करने की कोशिश करता है। 2 वीक गुजर जाते हैं ऐसे। और एक मतलब जो इवान की हालत है वो इस तरीके की है कि वो ढंग से सो भी नहीं पा रहा है। तो वो प्रिजन के पास में एक बार चल रहा होता है और उसने देखा है कि माकर जो है एक टनल तैयार कर रहा है। टनल जो है वो डिग कर रहा है और वहां पर वो ये सब कुछ करते हुए इवान उसे देख लेता है। इवान के देखते ही जो माकर है वो गुस्से में आ जाता है और वो कहता है कि तुम किसी को भी नहीं बताओगे कि मैं ये सब कुछ कर रहा हूँ, अदरवाइज मैं तुम्हें मार दूंगा। हाँ, इनफैक्ट तुम चाहो तो तुम मेरी हेल्प ले सकते हो, क्योंकि मैं ये जो टनल बना रहा हूँ इससे मैं आज़ाद होने की कोशिश करूंगा और तुम्हें भी स्केप करवा सकता हूँ मैं यहाँ पर। लेकिन इवान का कोई ऐसा इंटेंशन नहीं होता है, वो नहीं चाहता अब जेल से बाहर जाना, क्योंकि उसे अब आदत भी हो गई है और दूसरा उसको ऐसा लगता है कि उसके जो जेल के बाहर का वर्ल्ड है उसके लिए ख़त्म हो चुका है। उसकी वाइफ है नहीं है, उसके बच्चे जो हैं वो काफ़ी बड़े हो गए होंगे, शायद उसे पहचाने भी नहीं। तो उसने अपनी जो पूरी लाइफ है वो गॉड पे छोड़ दी है। जैसा गॉड डायरेक्ट करेंगे उसे वो वैसा ही करेगा। अब क्या होता है कि थोड़े टाइम बाद में सोल्जर्स जो हैं वो डिस्कवर कर लेते हैं कि टनल, मतलब नेक्स्ट डे ही पता चल जाता है कि टनल यहाँ पर इस तरीके से बनाई जा रही है। और बाद में वो क्वेश्चंस पुट अप करने लग जाते हैं प्रिजनर्स से कि ये किस तरीके के, मतलब किसने इसको तैयार किया है, कब से किया। तो जो भी उस टनल के बारे में जो क्वेश्चंस पूछ रहे हैं तो सबसे पूछा जा रहा है। और मोस्टली जैसा कि मैंने बताया कि इवान का कैरेक्टर इस तरीके का हो गया है कि सब उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं, तो इवान से भी पूछा जाता है। इवान को ये यहाँ तक की पनिशमेंट भी मिल सकती है अगर वो इन्वॉल्व होता है इन सब में, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों इस टाइम पे माकर को ऐसा लगता है कि इवान सब कुछ बता देगा, लेकिन इवान कुछ भी नहीं बताता, क्योंकि इवान को लगता है कि इससे कोई भी फायदा नहीं होने वाला। अगर इसके लिए माकर को अगर पनिश भी किया जाएगा तो उससे उसका क्या फायदा होगा, उसकी तो लाइफ खत्म हो चुकी है। उसी रात को क्या होता है, ये सब कुछ बताने के बाद में ये तो आप समझ ही सकते हो कि इस टाइम पे माकर की क्या हालत होगी, कि वो कितना गिल्ट फील कर रहा होगा। उसी रात जो इवान है वो देखता है कि उसके पास में कोई आकर बैठा है। वो देखता है कि वो माकर है। माकर जो है वो उसको फॉरगिवनेस के लिए कहता है, कन्फेस करता है सब कुछ कि किस तरीके से उसने मर्चेंट को मारा था, उसके पैसे चुराए थे। वो इवान को भी मारने वाला था। वो ये कहता है माकर जो है कि मैं तुम्हें भी मारने वाला था, लेकिन इस टाइम पे मैंने किसी पर्सन की आवाज़ सुन ली थी और मैं डर गया था और इसलिए मैं वहां से भाग गया था, लेकिन वो नाइफ जो है वो तुम्हारे लगेज में मैंने ही रखा था। ये सारा कुछ बता देता है और इस तरीके से तुम पकड़े गए। तो वो पूरी स्टोरी जो है वो उसे बता देता है और कन्फेस कर लेता है, और साथ ही साथ में उसे फॉरगिवनेस के लिए कहता है। तो वो अपने घुटनों पर गिर जाता है, बहुत माफी मांगता है और यहाँ तक कि ये भी कहता है कि ये जो क्राइम जो मैंने किया है वो मैं कन्फेस कर लूंगा अथॉरिटीज के सामने भी। लेकिन इवान को मतलब कुछ भी ऐसा कुछ लगता नहीं है। वो ये कहता है कि तुम फ्री हो जाओगे, लेकिन जो इवान है उसको लगता है कि अब मैं यहाँ से कहाँ जाऊँगा। उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है बाहर जाने में। अब यहाँ पे क्या होता है कि उसके जो टीयर्स जब वो आ रहे होते हैं माँ करके, तो उसको इतना फील होता है इवान को कि उसको देख के बहुत दुख होता है।
और वो भी बहुत ज़्यादा ऐसा फील करता है। तो वो जो माकर है वो उसको कहता है कि माकर जब उससे माफ़ी मांगता है तो उस टाइम पे इवान सिर्फ इतना ही कहता है कि मैं कौन होता हूँ माफ़ करने वाला, वो जो गॉड है वही तुम्हें माफ़ करेगा। तो यहाँ पर माकर जो है वो गॉड से भी कहता है कि किस तरीके से उसने ये सारा पाप किया है, लेकिन इवान को इन सब से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। इवान कहता है शायद मैंने भी कुछ बुरा किया होगा तो मैं यहाँ पर हूँ और इस हाल में हूँ। अब यहाँ पर ये सब कुछ बोलने के बाद में इवान जो है वो लेकिन काफ़ी लाइट फील करता है, क्योंकि अब तक उसके मन में जो बोझ था कि गॉड उसके साथ गॉड में फेथ था कि उसके साथ में सही जजमेंट करेंगे, वो आज हो चुकी है कि एटलीस्ट वो पर्सन उसके सामने कन्फेस कर रहा है कि गलती उसकी थी और उसने ये सारा मर्डर वगैरह ये सब कुछ उसका था, मैंने कुछ भी नहीं किया था। तो उसकी जो डिज़ायर थी, उसका जो फेथ था, आज वो कंप्लीट हो गया था, गॉड ने वो कंप्लीट कर दिया था। और लेकिन उसकी कोई डिजायर नहीं थी कि वो घर पे जाए, जेल से छूटने की उसकी डिजायर नहीं थी, सिर्फ वो मरना चाहता था। बस उसका जो फेथ था वो आज कंप्लीट हो गया था, बस वो इतना ही चाहता था कि जो मैंने नहीं किया है वो सबके सामने आ जाए। अब यहाँ पर क्या होता है कि एट द एंड ऑफ द शॉर्ट स्टोरी कि जो माकर है वो कन्फेस कर लेता है अथॉरिटीज के सामने भी, गवर्नर के सामने, और जो ऑफिशियल्स होते हैं वो अरेंज करते हैं कि अब इवान को रिलीज कर दिया जाना चाहिए, उसकी कोई मिस्टेक नहीं थी। लेकिन इवान को रिलीज करते उससे पहले ही इवान मर चुका था। तो यहाँ पर मतलब बहुत ही दुख होता है एट द एंड ऑफ दिस स्टोरी। बट जो यहाँ पे जो फेथ था गॉड में, वो इस चीज को दिखाया गया है, एक्सेप्टेंस, इस फ्रीडम को भी दिखाया गया है, लेकिन वो कभी फ्री नहीं हुआ, बाहर का जो वर्ल्ड है वो कभी देख नहीं पाया। तो इस तरीके से इसका जो टाइटल है गॉड सीज द ट्रुथ बट वेट्स, कि सब सच्चाई दिखती है, जैसा भगवान चाहते हैं वैसा होता है। हमारी जो सच्चाई होती है वो चाहे देर सवेर लेकिन सबके सामने आती जरूर है, जैसा कि इवान के साथ में हुआ है। सो इट इज ऑल अबाउट इट दिस शॉर्ट स्टोरी। होप यू लाइक इट। इफ यू लाइक इट, प्लीज हिट द thumbs up button. Please subscribe the channel. Put your views and suggestion in the comment box. So thank you.